हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और 12th वालों के लिए हम फिजिक्स में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, या इसी को व्हीट स्टोन सेतु भी कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिलहाल हमने इससे पहले क्लास में हमने आपको बता भी दिया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैग्नेट और हमारे इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चाहे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो दोनों ही हमने आपको बता दिए थे। तो नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो बता देते हैं फिजिक्स के यहाँ पर हम अनसॉल्व को सॉल्व करा रहे हैं। 2021 का सेट नंबर 2 हमने कंप्लीट सॉल्व करा दिया था, बस ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर। और ये जो सेट चल रहा है वो है हमारा 2022 का सेट नंबर 7, यानी जो लास्ट ईयर आया था वही वाला हमारा जो है सेट चल रहा है। लास्ट ईयर का जो अभी हमारा पहले एग्जाम हुआ था उसी का सेट हम सॉल्व करा रहे हैं। तो उसी में हमारा सेट 7 का ही यही क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम सेट आपको कराते जाएंगे, जितने ज़्यादा हो पाएंगे उतना ज़्यादा हम आपको करा देंगे आपके एग्जाम होने से पहले। तो आपको ये समझ में आ जाएगा सेट सॉल्व करने से कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर सेट्स में क्या हो रहा है, जैसे कि मान लिया आपके 7वें सेट में ये आया, उसके बाद तीसरे सेट में फिर से यही क्वेश्चन आ गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो ज़्यादातर सेट्स में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट की स्टडी में आप उसे रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप एग्जाम देने जाएं तो उस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कि बाय चांस हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो ये तो हमने तरीका आपको बता दिया कि आप किस तरीके से इंपॉर्टेंट भी पहचान सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में हमने आपको बता दिया जितना नॉलेज थी। और यहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक अपने आप में, तो इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। और जैसा कि हम हर क्लास में आपसे कहते हैं कि रटने वाला काम हम अपने किसी भी क्लास में नहीं करते हैं। जैसा आपको बताते हैं, जैसा हम आपको ओरल बताते हैं, वैसे ही रिटन भी आपको लिखवा देते हैं, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। और पूरी हम कोशिश करते हैं कि आपको क्लास देखते ही देखते याद हो जाए। तो आप इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लिया करें। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अपना क्लास जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको व्हीट स्टोन सेतु का क्या बनाना है, परिपथ आरेख बनाना है, यानी कि आपको इसका सर्किट बनाना है। परिपथ का मतलब क्या होता है, सर्किट बनाना है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है, आपको इसकी शर्त लिखनी है। कब, जब ये संतुलन में होता है, संतुलन की एक स्थिति होती है, वहाँ की एक शर्त होती है, तो वो हम आपको बताएंगे इसी डेरिवेशन में। तो ये 2 पॉइंट जो है वो आपको करने हैं इस क्वेश्चन में। अगर बाई चांस केवल आपके आ जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में लिखिए, तो जितना आज के क्लास में बताएंगे वो टोटल आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन या 5वें में आता है या लॉन्ग में आता है, तो टोटल आपको लिखना पड़ेगा जितना आज के क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है व्हीट स्टोन ब्रिज, या आप चाहे तो व्हीट स्टोन सेतु भी डाल सकते हैं। ऐसे ऑब्लिक लगा के सेतु भी लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, परिपथ बनाया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया था परिपथ बनाइए, तो परिपथ बनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता देते हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या आखिरकार। तो इसमें देखिए, व्हीट स्टोन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट समझते हैं, जो वैज्ञानिक का नाम है। तो इन्होंने एक मतलब जो है एक सेतु बनाया था, उसी को इन्हीं का नाम पे इनका जो सेतु का नाम दे दिया गया व्हीट स्टोन सेतु। अक्सर यही होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि जो कोई भी चीज़ इन्वेंशन करता है उन्हीं के नाम पर रख भी दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, इन्होंने बनाया था व्हीट स्टोन ने, तो इनका नाम भी यही दे, मतलब इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भाई इंग्लैंड के रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये क्यों इन्होंने बनाया, तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को आप जानते हैं क्या होता है, प्रतिरोध को भाई इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, और लिखते हैं आर से। रेजिस्टेंस की स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसको आर से लिखते हैं। देखिए बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं। अगर आपको क्लास छोड़कर जाना है तो आप अभी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किप करके वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए टाइम ना खराब करें, वीडियो देखनी है तो पूरी देखिए, वरना आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसीलिए आर से लिखते हैं। इसका मात्रक भी बता देते हैं, ओम होता है, ये इसका साइन होता है, या आप चाहे डायरेक्ट भी ओम लिख सकते हैं। ओम का तो नियम पढ़ा होगा, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने ब्रिज इसलिए दिया कि जो से प्रतिरोध होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या किया, इन्होंने प्रतिरोध निकाला।
तो प्रतिरोध को निकालने के लिए इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो ब्रिज था ये किस तरीके से बना और यहाँ पर क्या हुआ, ये सब तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले परिपथ ने क्या किया, अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज समझते हैं आप, चतुर्भुज का भाई मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 साइड्स हो। तो देखिए 1, ये 2, फिर ये वाली 3 और ये 4, तो 4 हो गई साइड्स। 4 साइड्स का मतलब क्या है, 4 से आप याद रखिए 4 का 4 यानी कि चतुर्भुज है। क्या है ये, चतुर्भुज है, जिसका नाम क्या दिया है, ABC और D। ठीक है, तो जैसा हम आपको बता रहे हैं अभी ऐसा रिटन भी कर लिखवाएंगे। ठीक है, जैसा ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं लिखवाएंगे। तो इसलिए केवल आप इस ब्रिज को समझ लीजिए अच्छे से, इस सर्किट को। तो अगर आप मतलब अगर हम देखिए हर क्लास में ये बात कहते हैं कि रटने वाला कुछ काम ही नहीं है, बस अच्छे से आप समझ लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो बस आपको टॉपिक क्लियर कर लेना है क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख लीजिए। सबसे पहले क्या किया, एक हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है जिसका नाम है ABCD। अब हर साइड पर प्रतिरोध भी होगा और धारा भी होगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि हर साइड पर क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा। प्रतिरोध को भैया इस साइन से हम बनाते हैं और बताया अभी हमने कि R से लिखते हैं। ठीक है, और हर साइड में क्या होगी, धारा भी होगी। धारा का मतलब है भाई आई को बोलते हैं धारा, इंग्लिश में बोलते हैं करंट, और किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो सबसे पहले हमने चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज के बनाने के बाद हमने हर साइड में प्रतिरोध बना दिया। तो देखिए हर साइड में आपको प्रतिरोध मिलेगा, AB पर भी प्रतिरोध है, BC पर भी है, DC पर भी है और AD पर भी है। ठीक है, प्रतिरोध को बताया R से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिरोध हमने P लिखा है, यहाँ Q लिखा है, यहाँ R लिखा है, यहाँ S लिखा है। अब आपके दिमाग में बात आई, भाई हमने तो बताया है कि R से लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो R सही है, ये QPS क्या है। तो आपको ये बता देते हैं हम कि यहाँ पर R, देखिए अब आप खुद सोचिए, अगर हमने आपसे पूछा कि AB का प्रतिरोध कितना है, आपने बोला R। हमने पूछा आपसे BC का प्रतिरोध कितना है, तो आपने बोला R। हमने आपसे पूछा AD का प्रतिरोध कितना है, तो आपने बोला R। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 प्रतिरोध है तो हमने क्या किया, सबको अलग अलग नाम दे दिया है। नाम बस दिया है, लेकिन ये याद रखिएगा प्रतिरोध को R से ही लिखते हैं। यहाँ पर कई सारे थे यानी कि 4 हैं, तो बस नाम हमने दे दिए हैं कि क्या है, एक हमने P मान लिया है, एक Q मान लिया है, एक R मान लिया है और एक S मान लिया है। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब हमने बताया R का काम तो हो गया, अब बात आएगी धारा की यानी कि करंट की। तो अब धारा भी बहेगी, हर साइड में बहेगी कि नहीं बहेगी। जब कोई सर्किट है, मान लिया आप कोई भी सर्किट बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें करंट भी होता है और प्रतिरोध भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं ना। तो क्या किया है, हर साइड में अब धारा भी होगी। धारा को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो पॉइंट A है यही आपका स्टार्टेड पॉइंट है, मतलब कि स्टार्टेड पॉइंट क्या है, A है। यहाँ पर धारा जो होगी वो 2 पार्टों में बढ़ जाएगी। एक पार्ट होगा भाई I1, एक पार्ट होगा I2। क्यों होगा, क्योंकि भाई धारा को हम लिखते हैं I से, 2 पार्ट थे तो एक को हमने 1 लगा दिया, दूसरे वाले में 2 लगा दिया। तो देखिए अभी हमने बताया स्टार्टेड पॉइंट क्या है, A। तो यहाँ पर धारा I1 में बढ़ जाएगी सीधे की ओर, ठीक है, और नीचे वाले में धारा I2 में बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट नोट करने वाली बात है, नोटिस करने वाली, कि AB में जो धारा बहेगी, अब लाइन तो वही है ही है। अगर आप इस वाली लाइन को बिल्कुल सीधा इसी के सीधे में बना दें तो लाइन तो वही है। ठीक है, तो आपको हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जो धारा I1 में होगी, मतलब जो धारा AB में होगी, वही धारा BC में भी होगी। और जो धारा हमारी किस में होगी, ये देखिए, जो धारा हमारी AD में होगी वही धारा हमारी DC में भी होगी। कहने का मतलब है, अगर आप ये वाली लाइन को अगर आप सीधा कर दें, तो मान लीजिए ये AD हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाली लाइन भी सीधी कर दीजिए, ये DC हो गई। तो ये लाइन पूरी सीधी आई है ना। सीधे के मतलब है कि जो धारा यहाँ पर बहेगी वही धारा इधर में भी बहेगी। तो वही लिखा हुआ है कि धारा 2 होंगी, एक I1 एक I2 होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB और BC दोनों में धारा क्या होगी, I1 ही। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। अब भाई यहाँ पर एक और समस्या, श्रेणी क्रम आखिरकार क्या होता है, कोई बात नहीं है, समझा देते हैं। श्रेणी क्रम भाई होता है जो आपस में एक साथ जुड़े हों। फॉर एग्जाम्पल, जो आप
आपके दिवाली के टाइम पर जो बल्बियाँ आप यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, कुछ इसी टाइप की तो होती हैं। यहाँ पर बल्ब लगे होते हैं, सारे आपस में एक साथ जुड़े होते हैं कि यहाँ से सब आपस में जुड़े हैं। जुड़े का मतलब है ये कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम। दो तरीके के क्रम होते हैं। एक क्रम होता है समांतर क्रम। समांतर का वही मतलब होता है जो आपस में जुड़े नहीं होंगे। बस आप इतना ही याद रखिए कि जो श्रेणी वाला होता है वो आपस में जुड़े होता है। एक एग्जांपल श्रेणी क्रम का और लीजिए। आपके मान लिए कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए हैं, यानी क्या है? श्रेणी क्रम में है। अगर समांतर क्रम की बात आती है तो मान लिया यहाँ पर कई सारी बल्बियाँ हैं, दूसरी एक रो है उसमें कई सारी बल्बियाँ हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। इसी तरीके के आपके सवाल भी आते हैं, श्रेणी समांतर वाले कई सारे आते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते। तो इतना तो समझ में आ गया होगा श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। बस इतना याद रखिए, श्रेणी क्रम का मतलब होता है जब एक साथ सारी चीजें एक लाइन में जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में थी ये वाली चीज, तो ये पूरा I1 हो जाएगा। ये वाली चीज एक लाइन में है, मतलब ये दोनों एक ही में जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा I2, इसमें धारा बहेगी। उसके बाद क्या है? बीच में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, भैया जी से लिखते हैं गैल्वेनोमीटर। इसी को हिंदी में बोलते हैं धारा मापी। अब ऑब्वियसली अगर किसी भी सर्किट में धारा बहेगी तो उसको मापने के लिए कुछ तो लगाया जाएगा, तो धारा को ही मापने के लिए यूज किया जाता है धारा मापी। धारा मापी इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें कुंजी भी होगी जिससे आप धारा, जैसे करंट कब आता है? करंट तो तभी आता है जब आप प्लग ऑन करते हैं। प्लग का मतलब क्या होता है? स्विच। स्विच का मतलब क्या है? हिंदी में बोले तो कुंजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको फैन ऑन करना है, फैन कैसे आप ऑन करेंगे? जब आप फैन का स्विच ऑन करेंगे तभी तो फैन ऑन होगा। यानी कि कहने का मतलब ये परिपथ तभी एक्टिव होगा जब उसमें क्या होगा? प्लग होगा, कुंजी होगी। कुंजी का मतलब क्या है? स्विच होगा। तो यहाँ पर दो स्विच बना रखे हैं, एक यहाँ पर K1 है, एक यहाँ पर K2 है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बैटरी भी होगी। जब यहाँ पर करंट बह रहा है, धारा बह रही है, तो जाहिर सी बात है बैटरी भी होगी। बैटरी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। जब बैटरी नहीं होगी तो कुछ आपका जो सर्किट है वो एक्टिव ही नहीं होगा। तो समझ में आपको आई होप आ गया होगा। अब ऊपर जो धारा I1 I2 थी, यहाँ पर धारा I हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो ये अगर आप देखें इस डायग्राम में तो I धारा यहाँ पर आ रही है। अभी हमने बताया ये A जो है स्टार्टेड पॉइंट है, कहने का मतलब है धारा यहाँ तक आई ही आई, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर आती है वैसे ही दो पार्टों में बढ़ जाती है, एक I1 एक I2। देखिए क्लास लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन ये क्लास देखने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम बहुत डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो समझ में आपको आ गया? फिर से एक बार हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या किया है? एक हमने क्या बनाया है? समांतर क्रम में चतुर्भुज है, सभी साइड्स पर धारा भी होगी, सभी साइड्स पर प्रतिरोध भी होगा। अब यहाँ पर देखिए बैटरी भी लगेगी, इसमें कुंजी भी लगेगी। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है? जब वहाँ पर बैटरी भी हो, प्लग भी हो, यानी कुंजी यानी कि स्विच भी हो। स्विच होगा तब धारा बहेगी, जब तक स्विच नहीं होगा तब तक धारा भी नहीं बहेगी। अब धारा को मापने के लिए भी, मतलब उसको मेजरमेंट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है। सारी बातें क्लियर हो गई? तो अब यहाँ पर देखिए धारा जैसे कि मान लिया K1 कुंजी जो है उसको हम जैसे ही ऑन करते हैं तो धारा बहना यहाँ से स्टार्ट हुई, पॉइंट A तक पहुँच गई। जैसे ही वो पॉइंट A पर पहुँचती है दो पार्टों में बढ़ जाती है, एक I1 और एक I2। I1 I2 में बढ़ती है तो जो I1 में बहेगी, जो AB में बहेगी I1, वही BC में भी बहेगी, तो यहाँ पर लिख दिया I1। जो यहाँ पर AD में बहेगी I2, वही I2 बहेगी हमारी DC में भी। बस जैसा आपको अभी जितनी देर में हमने समझाया है बस वैसा ही लिख देंगे। तो आशा करते हैं समझा पाए होंगे आपको। देखिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है। अब देखिए थ्योरी लिखने, आपको चाहे तो आप थ्योरी खुद ही लिख सकते हैं, जैसा बताया सेम वैसे लिखेंगे। बस हमने आपको फॉर्मेट बताना था कि किस तरीके से लिखा जाएगा। लिख दिया है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी रचना का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया था 4 प्रतिरोध होंगे, तो 4 प्रतिरोधों को जोड़कर उन्होंने एक ऐसी रचना बनाई कि आप उसकी सहायता से किसी भी चालक का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हैं? प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि R निकाल सकते हैं। इसीलिए बनाया गया था।
अब इसके बारे में लिखेंगे, ये इस ब्रिज के बारे में, कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। 4 श्रेणी क्रम में जोड़े थे, ये देखिए, एक ये जोड़ा था, फिर ये जोड़ा था, जब चारों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा। और इसके विकर्ण में एक सेल और दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है विकर्ण, इसको भी समझा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भाई विकर्ण का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट तो समझते हैं। ए का विकर्ण क्या है, सी, ऐसे डी का विकर्ण क्या है, बी। ठीक है, समझ में आया। विकर्ण का मतलब क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट। ऐसा नहीं होगा ए का विकर्ण हो जाएगा बी, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, बी का विकर्ण हो जाएगा ये इसके सामने वाला यानी कि डी, और जो हमारा ए का विकर्ण होगा वो सी होगा। तो इसमें यही कहा गया है कि जो पहला विकर्ण है, मान लेते हैं इसको पहला विकर्ण, ठीक है, इसको पहला मान लेते हैं। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी, और क्या जुड़ी हुई है, कुंजी 2 जुड़ी हुई है यानी K2 जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा जो हमारा विकर्ण है उसमें क्या जुड़ा हुआ है भैया, यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर क्या जुड़ा कर, ये सारा आप ये देखिए आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे ये सारा, तो यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है और K1 कुंजी जुड़ी हुई है। तो यही विकर्ण की बात थी, तो हमने आपको बता दिया। यही लाइन लिखी हुई है कि एक विकर्ण में सेल जुड़ा हुआ है। सेल का मतलब है यहाँ पर जो बैटरी यहाँ पर E1 ये लिखी हुई थी सबसे नीचे, उसके बारे में बात करी जा रही है। और दूसरे विकर्ण में धारामापी जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर फिर से बता देते हैं, ये पहला विकर्ण है ये वाला, यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है, बैटरी यानी कि सेल। और दूसरा विकर्ण क्या है, ये वाला, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कुंजी K1 और K2 2 कुंजियां हैं, और K1 को जैसे ही आप दबाते हैं वैसी धारा का प्रवाह होता है, यानी करंट एक्टिवेट हो जाता है। और धारा जो है बिंदु ए पर आकर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक I1 एक I2। अब क्या लिखा है कि यदि कुंजी K2 को दबाने में धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। यानी कि ये देखिए शर्त जो पूछी जा रही थी कि सेतु के संतुलन की शर्त लिखिए। तो देखिए एक बार फिर से बताते हैं कि आपने क्या किया, K1 दबाई, K1 को क्या किया, पुश किया यानी कि स्विच ऑन किया, तो धारा बहने लगेगी, धारा बहेगी ए पर आएगी, 2 भागों में बट गई। ये तो पहली बात होगी। अगर धारा जब बही तो अगर हम K2 को दबाते हैं तो अगर यहाँ पर कोई भी विक्षेप नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है जब हमने K1 को दबाया था जितनी धारा यहाँ पर आ रही थी उतनी ही हमारी K2 को मतलब स्विच ऑन करने पर इतनी ही आ रही थी, यानी धारामापी में कोई भी अंतर नहीं हो रहा था, यानी कि कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा था। जब धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा तभी सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। यही बस इसमें प्रूफ करना था। अब आगे देखिए, अब जैसा अभी हमने ऊपर आपको लिखवाया था, थोड़ी सी इसकी क्रिया विधि भी लिख देंगे कि किस तरीके से हमने इस ब्रिज को बनाया है। तो वही सारी लाइंस है जो भी ऊपर हमने बताई थी कि माना PQRS समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के रूप में है, PQRS क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है, और इसके एक विकर्ण में सेल है और कुंजी K1 है, दूसरे विकर्ण में गैल्वेनोमीटर, आप इसकी जगह धारामापी भी लिख सकते हैं, और कुंजी K2 है। जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं धारा बहने लगती है, और जब ये धारा बिंदु ए पर आती है 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से होंगे, एक I1 और एक I2। जो धारा भुजा AB में बहती है वही भुजा BC में बहती है, जो धारा AD में बहती है वही धारा भुजा DC में बहती है। ये सारी चीज़ें तो हम पहले ही आपको इतनी देर से बता ही रहे हैं, काफ़ी लंबा भी क्लास हो गया है, लेकिन इतना आपको हम समझा पा रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब क्या किया, तब बंद पाश BADB, यहाँ पर देखिए 2 तरीके के बंद पाश आपको मिलेंगे, ये देखिए। और बंद पाश का मतलब क्या होता है, जब पूरा हमारा बंद होगा, नाम में ही है। ये देखिए DABD, एक ये वाला हम लेंगे ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल आप नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल कैसे होता है, जैसे कि आपने ये त्रिभुज बनाया, इसका नाम दिया ABC। अगर ये ट्रायंगल है तो आप कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जब बंद पाश की, किसकी, बंद पाश की, तो बंद पाश का मतलब है जहाँ पर से आपने स्टार्ट किया है वहीं पर आपको दोबारा आना है, यानी ABCA। जब यहाँ पर अगर आप ए लगा देंगे तो वो हो जाता है बंद पाश। कहने का मतलब है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं पर दोबारा आ जाना, तो वो क्या होता है, बंद पाश। तो 2 तरीके के यहाँ पर बंद पाश है, एक ये क्या हो जाएगा BADB, जहाँ पर आए मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर एंड। फिर उसके बाद हमारा दूसरा बंद पाश क्या हो जाएगा, BDCB। ठीक है, तो इन 2 बंद पाशों के बारे में लिखा है, ये देखिए कि पहला बंद पाश क्या होगा, BADB। इसमें धारा क्या थी, I1 और क्या थी,
प्रतिरोध था P, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V बराबर IR, यही तो फॉर्मूला था, वोल्टेज लिखा हुआ है V बराबर IR। तो यहाँ से V का मान निकाला हुआ है तो V को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए V इधर भी आएगा, V इधर भी आएगा, दोनों अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। कहते नहीं दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला आया V बराबर I1P, ठीक है, दूसरा आया V बराबर I2 इंटू में R। तो जब आप दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो यही वाली चीज़ें तो बराबर हो जाती हैं। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जब इस वाले बंदपाश में देखते हैं BADB में, देखिए ये वाले में, तो धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है P, तो I1 इंटू P हो गया। फिर अगर आप इधर वाली लाइन में देखेंगे तो बराबर ये किसके हो जाएगा, यहाँ पर धारा क्या है I2 और प्रतिरोध क्या है S, तो ये वाली लाइन हो गई। इसको बना लीजिए पहली समीकरण। फिर अब बात करेंगे दूसरे बंदपाश की, यानी कि BDCB की। इसमें देखिए, इसमें धारा क्या है हमारी, इधर देखिए धारा क्या है I1, और धारा की किससे मल्टीप्लाई होती है, प्रतिरोध से, यानी I1 इंटू में Q। ये बराबर किसके होगी, इधर वाली लाइन के, यानी कि I2 इंटू में यहाँ पर प्रतिरोध क्या है R। तो इसको आप बना लीजिए दूसरी समीकरण। अब क्या करेंगे, पहली को दूसरे से भाग दे देंगे। ये देखिए सेम लाइन जैसी बताई वही लिखी हुई है, पहली बनाई समीकरण, दूसरी बनाई, दोनों को जब आप भाग करेंगे तो देखिए I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। भाई ऐसे तो करेंगे, I1 इंटू में P बटे में I1 इंटू में Q, बराबर में क्या चल रहा है I2 इंटू में R और अपॉन में I2 इंटू में S। ऐसे तो करेंगे, I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, तो क्या बचा P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S। ये देखिए आ गया भाग करने से। यानी कि यही आपको प्रूफ कर दिखाना था कि अगर संतुलन की अवस्था में है तो किस तरीके से आपका जो प्रूवमेंट है वो यही आ जाएगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये क्या है, सारे प्रतिरोध ही हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पूरा क्लास अच्छे से समझा पाए होंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी लंबी हो गई है आज के क्लास, देखिए थोड़े थोड़े लंबे ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये टॉपिक जो है वो डिटेल में बताने वाले होते हैं। डिटेल का क्योंकि इसलिए ये डेरिवेशन है। अब ऐसा तो नहीं हम यहाँ पर आए बक के चले गए, आपको समझ में ही नहीं आया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़िए, जिससे कि अगर आप वो लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, इससे मतलब ही नहीं है हमने डिटेल में पढ़ा है, किसी भी में ही आए हम तो लिख लेंगे, जो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग, जिस नंबर के अकॉर्डिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो इसीलिए पूरा क्लास हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है अच्छे से। कोई फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जब अगले क्लास से मिलेंगे, अगले नए क्वेश्चन के बारे में जानेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए इस क्लास में इतने रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।